नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां केयू के 33वां दीक्षांत समारोह पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की। दूसरी खबर कैथल से है, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। तीसरी खबर बल्लभगढ़ से, जहां नियम तोड़ने पर चालान काटे गए हैं। और चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां आवारा पशुओं का आतंक यहां देखने को मिला है। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं, 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में हम एक एक कर बात करेंगे। पहली खबर केयू का 33वां दीक्षांत समारोह है, यहां पर हुआ। और दूसरी खबर की हम बात करेंगे, चुनावी मोड पर दुष्यंत चौटाला हैं, वो यहां पहुंचे हैं लोगों के बीच। तीसरी खबर की हम बात करेंगे, नियम तोड़ने पर चालानी कार्रवाई यहां पर की गई है। और चौथी खबर की हम बात करने जा रहे हैं, आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला है। एक वीडियो जो है अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने, एक एक कर हम इन चारों खबरों पर बात करेंगे। केयू का 33वां दीक्षांत समारोह हुआ, इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। दूसरी खबर की हम बात करने वाले हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चुनावी मोड पर आ गए हैं और जगह जगह जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जनता के बीच वो पहुंच रहे हैं। तीसरी खबर की हम बात करेंगे, नियम तोड़ने पर चालानी कार्रवाई की गई है। और चौथी खबर, आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला है। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां केयू का 33वां दीक्षांत समारोह पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि विभिन्न संकायों के 9 टॉपरों को गोल्ड मेडल दिया है। वहीं इसी के साथ कार्यक्रम में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद रहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद खुंगर जुड़ गए हैं। विनोद, ये 33वां दीक्षांत समारोह यहां पर हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति यहां पर पहुंचे, साथ ही अन्य प्रदेशों के राज्यपाल पहुंचे, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ माहौल रहा, छात्रों को क्या कुछ कहा गया है? बताना चाहूंगा कि आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह था, जिसके अंदर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, रामनाथ कोविंद पिछले 2 दिन से कुरुक्षेत्र में ही है। कल उन्होंने गुरुकुल के जो प्राकृतिक खेती के को लेकर उन्होंने वहां के फार्म हाउस का अवलोकन किया था। और उनके साथ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के राज्यपाल मौजूद थे। तो आज उन्होंने 1660 छात्रों को उनकी जो उपाधियां वितरित की। और साथ ही उन्होंने 9 जो टॉपर थे उनको वहां गोल्ड मेडल दिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज को जो विशेष ये रहा कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनको भी डिग्री दी गई। और मुख्यमंत्री ने डिग्री पाकर अपने आप को गौरवित महसूस किया। और उन्होंने बकायदा अपने जो संबोधन के दौरान जो उन्होंने जापानी भाषा, क्योंकि वो अपने आप में जापानी भाषा के जो कोर्स था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का, उसके पहले छात्र थे। उनके साथ 6 छात्रों ने ये कोर्स किया था। उन्होंने जो कोर्स जो पूरा किया था, उसकी डिग्री उनको दी गई। और उन्होंने अपने संबोधन के दौरान ही जापानी भाषा में ही उसका जो रूपांतर किया और बकायदा उसका अर्थ भी बताया। और उन्होंने ये कहा कि वो अपने आप को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 1972 से प्रमुख छात्र रहे हैं। और उन्होंने यहाँ से 12वीं की परीक्षा भी यहीं से पास की थी। और आज जो रामनाथ कोविंद के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और जो उच्च शिक्षा मंत्री है मूलचंद शर्मा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी के साथ जो गीता मनीषी है ज्ञानानंद महाराज, उनको भी गीता के अंदर अनुसंधान के लिए मानद उपाधि दी गई। और ऐसे में जो माहौल था, छात्र बड़े उत्साहित नजर आए। जी विनोद, और यहां पर कौन कौन पहुंचा है? आप बता रहे हैं कि किस तरीके से जो उपराष्ट्रपति हैं वो यहां पर पहुंचे, साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहां पर पहुंचे हैं। और कौन है जो अतिथि है वो यहां पर पहुंचे? जी, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो हरियाणा के उच्च शिक्षा मंत्री हैं मूलचंद, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और उनके साथ
जो एक तरफ से 1660 बच्चों को जो डिग्री दी गई, जो छात्रों को डिग्री दी गई, और वहीं यहाँ पर जो एक तरह से जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जापानी भाषा में डिग्री ली और उन्होंने अपने बताया कि उन्होंने किस प्रकार से अपने व्यस्त समय में रहते हुए भी काफी लगन से उन्होंने इस भाषा की डिग्री प्राप्त की। और साथ ही बताया गया कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय आज के दीक्षांत समारोह के बाद जो देश की जो नई शिक्षा नीति है वो लागू करने जा रहा है। और इस बात को लेकर जो देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने इस बात की चर्चा अपने संबोधन के दौरान भी की और उन्होंने दीक्षांत भाषण के दौरान भी कहा। और उन्होंने कहा अपने दीक्षांत भाषण के दौरान कि जो एक बच्चे को जो डिग्री मिलती है, उस डिग्री को, जो स्टूडेंट को डिग्री मिलती है, उसमें अकेले को डिग्री नहीं मिलती, क्योंकि उसमें समाज के काफी लोगों का योगदान होता है। और जिसमें शिक्षक और अभिभावक जो बच्चे को डिग्री मिलती है तो वो सबसे ज्यादा गौरवान्वित वो महसूस करते हैं अपने। ठीक है विनोद, बहुत धन्यवाद आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। कैथल की उपमंडल कलायत के दौरे पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे। इस कड़ी में सबसे पहले कैथल के नजदीक गांव तितरम में एक जनसभा को संबोधित उन्होंने किया और उन्होंने आने वाले 2024 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। खासतौर पर इस कार्यक्रम में महिलाएं बूथ सखी बनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वहीं उन्होंने नूह की घटना पर बोलते हुए पत्रकारों से कहा कि कुछ लोगों ने विशेष समुदाय के बहिष्कार की बात कही है। मुझे तो यहां पर कोई जाति विशेष बॉयकॉट की बात नहीं सुनने को मिल रही। सभी बिरादरी साथ मिलकर रह रही हैं। जो लोग ऐसा सोच रखते हैं, सामाजिक तौर पर ऐसे लोगों का खुद बॉयकॉट हो जाएगा। अभय चौटाला सहित विधायकों को मिली धमकी पर उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने यह कहा कि 6 विधायकों को धमकी मिली है, 5 मामलों में तो गिरफ्तारी हो चुकी है और 6ठे मामले में पुलिस ने राउंड अप किया है। चर्चा हुई है और अगर उन लोगों को अभी भी सहमति नहीं मिल रही तो हम ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढेंगे। सरकार का काम बाधित नहीं है। चलो, अब मैंने तो पहले भी कहा था किसी को धमकी आएगी, 6 विधायकों को आई है, 5 में अरेस्ट भी हो गए थे, 6ठे में भी पुलिस राउंड अप कर रही है। जैसे ही ट्रेसेज मिलेंगे उनको भी अरेस्ट किया। चर्चा हुई है और अगर उन लोगों को अभी भी सहमति नहीं मिल रही। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज मलिक जुड़ गए हैं। मनोज, उप मुख्यमंत्री चुनावी मूड में यहां नजर आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला लोगों के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की। नूह का जो मामला हुआ उस पर भी उन्होंने बात रखी है, क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कैथल के हल्के कलैत में आज दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री का दौरा था, जबकि 2024 के चुनाव की तैयारी को लेकर हर जगह बैठक की जा रही है, हर जगह एक जनसभा की जा रही है ताकि जो नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का काम किया जाए। उसके साथ साथ हर एक जो जेजेपी के जो पिछले चुनाव के अंदर जो कमी थी उस कमी का पता लग जाए, उसको लेकर लगभग 8 गांव का दौरा डिप्टी सीएम ने आज किया है। उसी के दौरान काफी ऐसी महिलाएं भी सामने आई है जिनकी समस्याएं जो डिप्टी सीएम ने सुनी है और समस्याओं का मौके पर समाधान भी किया है। बात करें नूह के मामले के बारे में भी बोला है कि विपक्ष इस मामले को लगातार उठा रहा है, लेकिन जो उठा रहा है तो मतलब जो मामला उठाने का था वो उन्होंने उठाया नहीं था, लेकिन इस मामले को क्यों उठा रहे, क्योंकि उनकी दिलचस्पी ज्यादा इसमें दिखाई दे रही है। और अभय चौटाला के बारे में बोला गया था कि जब उनको धमकी आई है तो उन्होंने कहा कि 6 विधायकों को धमकी आई थी, जबकि 5 विधायकों के जो धमकी आई थी 5 के 5 रन ऑफ किया गया है। और 6ठा जो विधायक अभय चौटाला है उसके भी जो कोल्ड डिटेल है वो ट्रेस की जा रही है, जल्दी वो गिरफ्तार भी हो जाएगा। लेकिन इस जो दौरे चल रहे हैं 2024 के तूफानी दौरे का जो नाम कहे तो उसके दौरान दुष्यंत द्वारा लगातार हर गांव में जाकर महिलाओं का से भी बातचीत की जा रही है, साथ में बुजुर्गों से भी बातचीत की जा रही है, क्योंकि तितरम गांव में जब सुबह 10 बजे दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे वहां पर बुजुर्गों का ये कहना था कि देवीलाल का पहला गांव तितरम कैथल का था और इसके अंदर जब भी देवीलाल आता था कैथल जिले के अंदर तो देवीलाल तितरम के अंदर रुकता था। तो उसी के कारण जेजेपी की वोट चौधरी देवीलाल के कारण मिली थी और लेकिन काम नहीं हो पाए थे। उसी के साथ साथ जिला चेयरमैन जो परिषद चेयरमैन है वो भी मौके पर थे, लेकिन काफी समस्याएं वहां पर दुष्यंत चौटाला को सुनने को मिली और मौके पर एसडीएम को बुलाकर और एडीसी को बुलाकर मौके पर जो समस्याएं थी उनका निवारण किया गया और उस लोगों से अपील भी की गई
कि 2024 के अंदर अगर जो अब 10% वोटिंग थी, 20% थी, लेकिन अब की बार 2024 के अंदर 40% वोटिंग करेंगे तो महिला के द्वारा ही मैं सीएम बनूंगा। जी, एक बात यहां पर लगातार कही जा रही है विपक्ष की तरफ से कि इस बार जो गठबंधन है वो टूट सकता है, गठबंधन इस बार नहीं होगा। इस पर भी क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है डिप्टी सीएम ने? हाँ बिल्कुल, देखिए इस बारे में जब सवाल पूछा गया मीडिया द्वारा तो दुष्यंत चौटाला ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि हमारा गठबंधन सिर्फ अमित शाह के साथ था, अमित शाह के बुलाने पर ही हमने गठबंधन किया था, उसमें मनोहर लाल का सीएम का कोई भी रोल अदा नहीं हुआ था। लेकिन मनोहर लाल द्वारा काफी बात भी कही गई जेडीपी द्वारा कि ये हमारे सहयोगी है क्योंकि इनके पास 10 टिकट है, तो उसके बारे में इनका स्पष्ट यही कहना था कि अगली बार 2024 के अंदर 40% वोटिंग होगी और लगभग काफी ज्यादा जैसे अब 10 विधायक थे तो अगली बार 20 से 25 विधायक जरूर बनेंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 और सेक्टर 8 की डिवाइडिंग रूट पर थाना अध्यक्ष की निगरानी में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ियों को रोककर चालान काटे जा रहे हैं। दरअसल प्रदेश के हर जिले में प्राइवेट गाड़ियों में संख्या से ज्यादा स्कूली बच्चों को भरकर सरेआम सभी नियम कानूनों को तोड़कर यहां चलाया जा रहा है, लेकिन चालान के बावजूद भी ये गाड़ियां हर रोज इसी तरह ही चलाई जा रही हैं, जिससे बच्चों का जीवन भी खतरे में है। साथ ही आपको यह बता दें कि प्रशासन भी इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा। साथ ही रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी सिर्फ दफ्तरों तक ही सीमित रहते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बच्चे बैठाने पर चालान काटे हैं और आगे के लिए चेतावनी भी दी है। और चालान इनके वैनों के भी कर रहे हैं, जो ज्यादा बच्चे भर रहे हैं अपने अनऑथराइज है जो, और हेलमेट के भी कर रहे हैं, 3 बैठे घूम रहे हैं उनके भी कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल लाइव जुड़ गए हैं। मोनू, यहां पर यह चलानी कार्रवाई तो की गई है ऐसे गाड़ियों पर, ऐसी जो वैन यहां पर चल रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ चलानी कार्रवाई काफी है, क्योंकि इससे पूरी तरीके से बच्चों का जीवन है वो खतरे में। चेतन, देखिए फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जिस तरीके से जो प्राइवेट स्कूलों की जो गाड़ियां लगी हुई है, चाहे वो उसमें इको वैन हो, चाहे वो अन्य गाड़ियां हो, तो तमाम गाड़ियों को लेकर के कहीं ना कहीं बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरीके से गाड़ियों में लबालब बच्चों को भरा जाता है, एक दूसरे के जो है बच्चों के ऊपर बिठाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके के हालात यहाँ पर बनते आ रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार इंतजार कर रही है कि कोई बड़ा हादसा हो, और जब सचेत हो तो इस तरह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बच्चों को किस तरीके से इको वैन में ठूस कर भरा हुआ है। कहीं ना कहीं इस तरीके से जो लापरवाही है वो साफ तौर से देखी जा सकती है। तो चेतन, इसके साथ साथ जो स्कूलों की जो चालान की बात की जाए तो पुलिस जो है अन्य चालान जरूर करती है, चाहे वो हेलमेट के हो, चाहे वो बगैर सीट के हो, इस तरीके चालान तो करती है। लेकिन जो प्रशासन है उनका जो है स्कूल गाड़ियों की तरफ जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है, जिसके चलते लगातार जो गाड़ियां जो लगी हुई है सरकारी जो निजी स्कूलों में जो गाड़ियां लगी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं किस तरीके से बच्चों को ठूस करके लेके जाते हैं और फिर बच्चों को लेकर के आते, क्योंकि कई गाड़ियां जो है ज्यादातर गाड़ियां सीएनजी की होती है। यहाँ तक कि चेतन मैं बता दूं, जिस तरीके से इको वैन में सीएनजी जो किट लगी हुई होती है, उसकी एक जो सीएनजी की किट जहाँ पर लगी हुई है, किट की जगह भी जो है वहां पर भी बच्चों को बिठाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से लापरवाही साफ तौर पर देखी जाती है। भले ही जो चालान करने वाले ट्रैफिक के जो अधिकारी हो, चाहे वो डीसीपी की बात की जाए, चाहे वो हरियाणा के रोडवेज अधिकारियों की बात की जाए, तो तमाम तरीके से जो है यहाँ पर दावे जरूर करे जाते हैं कि जो सही तरीके से गाड़ियां यहाँ पर चल रही। लेकिन चेतन, कहीं ना कहीं आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि साफ तौर पर प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ देखी जा सकती है। और उसके साथ साथ स्कूलों के जो स्कूल जो होते हैं, जिन स्कूलों ने गाड़ियां लगवा रखी है, उन स्कूलों की भी यहाँ पर साफ तौर पर लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि स्कूल के
के जो हेड मास्टर है या स्कूल के जो संस्थापक है वो बिल्कुल किसी तरीके से बच्चों को नहीं देखते कि जो गाड़ी लगाई हुई है वो गाड़ी किस तरीके से बच्चों को लेकर के आ रही है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट गाड़ी में है बचाव के लिए। तो किसी तरीके से यहाँ पर कोई भी किसी तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट या किसी तरीके की सेफ्टी को लेकर के किसी तरीके का यहाँ पर प्रबंध नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरीके से लोगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को चार जगह की जो लगभग जो 4 से 5 बच्चे या 10 बच्चे इस तरीके से इको वैन में आते हैं, लेकिन बच्चों को कम से कम 15 से 18 बच्चों को एक इको वैन में बिठा करके स्कूल के लिए लेके जाते हैं। मोनू, क्या परिवार जो है, बच्चों के परिवारजन हैं, उनकी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं की गई इसको लेकर? देखिए चेतन, जिस तरीके से जब स्कूल में जब इको वैन जब बच्चों को लेने के लिए जब उनके घरों पर जाती है तो कहीं ना कहीं जब बच्चों की तादाद होती है तो 1 2 3 एक ही जगह से सारे बच्चे नहीं बैठते हैं लगातार। तो कहीं ना कहीं जो परिजन होते हैं बच्चों के, उनको यही लगता है कि शायद आगे 2 बच्चे मिलेंगे, 4 बच्चे मिलेंगे, लेकिन इस तरीके का अभाव नहीं है कि इको वैन में कम से कम 15 से 18 बच्चों को एक बार में ही जो है भर करके लेके आते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के माँ बाप है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से लापरवाह जरूर होते हैं कि वो इस तरीके का ध्यान नहीं देते। लेकिन जब घटना घट जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार पर इल्जाम लगाते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं, स्कूल प्रशासन पर भी आरोप लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो लापरवाही है वो साफ तौर से कहीं ना कहीं जो इको वैन है, जो संचालक है वो, और जो स्कूल है, स्कूल के संचालक, और कहीं ना कहीं जो माता पिता है वो खुद स्वयं जिम्मेदार होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के हालात जो पैदा है तो कहीं जो पुलिस है वो भी इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। जी नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि परिवारजनों की लापरवाही तो है ही, लेकिन सवाल यही है कि कई हमने खबरें पहले भी ऐसी देखी हैं, कई हादसे ऐसे हो जाते हैं, स्कूल वैन पलट जाती है या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये लापरवाही यहाँ प्रशासन की बनती है, उतनी जिम्मेदारी परिवारजनों की भी है। अगर उनको पता है तो उसके बावजूद भी ऐसी शिकायत यहां पर क्यों नहीं की गई, सिर्फ चलने ही क्यों दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है चेतन कि आखिर इन गाड़ियों को क्यों चलने दिया जाता है। आखिरकार सबसे बड़ी जो जिम्मेवारी बनती है वो सबसे बड़ी जिम्मेवारी वो स्कूल के संस्थापकों की बनती है कि हमारे बच्चे जो घर से आते हैं वो कौन सी गाड़ी में आते हैं, कौन सी गाड़ी का नंबर क्या है, इस गाड़ी में कितने बच्चे हैं, कहाँ से बच्चों को उठाती है ये गाड़ी, कहाँ छोड़ती है इन बच्चों को गाड़ी। तो इस तरीके की जो सबसे बड़ा अहम रोल जो होता है वो स्कूल के संस्थापकों का होता है। और उसके बाद में फिर गाड़ी के इको वैन की जिम्मेदारी होती है कि मैं कितने बच्चों को लेकर के जा रहा हूं, क्योंकि कई बड़े हादसे फरीदाबाद में हो चुके हैं। कई बार तो गाड़ी का टायर भी फट चुका है, गाड़ी पलट भी चुकी है, कई बार आग लगने की तो जो है यहाँ पर हो चुके हैं, संभावनाएं हो चुकी है। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर लगातार पनपते जा रहे हैं। लेकिन इको के जो संचालक जो है उनको बिल्कुल किसी तरीके का यहाँ पर किसी तरीके की कोई डर भय यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनको किसी तरीके का कानून का डर यहाँ पर नहीं दिख रहा, कहीं स्कूल के संस्थापकों का डर यहाँ पर नहीं दिख रहा, और जो बच्चों के जो परिजन है उनका यहाँ पर किसी तरीके का डर नहीं लग रहा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो लापरवाही है वो साफ तौर से यहाँ पर देखी जा सकती है और लगातार इन बच्चों की जिंदगी के साथ यहाँ पर खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है मोनू, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटता हूं आपके पास। आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के गांव सैदपुर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गाय ने स्कूल जा रही छात्रा को अपने सींग से उठाकर पटक दिया। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को किसी तरह गाय के सींगों से बचा लिया गया, लेकिन इस दौरान बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। और इस खबर पर भी हमारे साथ हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़े हुए हैं। मोनू, ये वीडियो यहां पर सामने आया है, अपने आप में डरा देने वाला वीडियो है। हालांकि लगातार आवारा पशुओं का मुद्दा उठता है और अब ये तस्वीरें एक बार फिर यहां पर देखने को मिली हैं, किस तरीके से एक छात्रा को यहां पर बुरी तरीके से घायल किया गया। जी बिल्कुल चेतन, ये फरीदाबाद में जी ये जो घटना है ये पहली घटना नहीं है, लेकिन घटनाएं सबसे अलग अलग घटनाएं रही। लेकिन फरीदाबाद की सबसे बड़ी बात की जाए तो बीते कल की जिस तरीके से सैदपुर का, ये फरीदाबाद के सैदपुर की कॉलोनी का ये मामला है, जिस तरीके से देखा गया कि ये गाय ने जो है सुबह सुबह जब बच्चे अपने स्कूल के लिए निकलते हैं तो आवारा पशु रोड पर काफी देखे जाते हैं। तो उसके चलते जब बच्चे अपने स्कूल के लिए निकल रहे थे तो अचानक एक गाय ने जो है अपने सींग में उस बच्ची को जो है जा करके और जो है रोड पर पटक डाला और उसके साथ जो है
वो पैरों से खूंदने लगी। उसके गाय के साथ एक बच्चा बछड़ा भी था, वो भी लगातार उस बच्चे को खूंदने का काम यहाँ पर किया जा रहा था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एक डरावनी तस्वीर जरूर देखी जा रही थी। लेकिन चेतन, इसके साथ साथ जब हमने भी इस वीडियो को देखा तो हमारे भी रोंगटे इस वीडियो को देख करके खड़े हो गए, क्योंकि बच्ची जिस तरीके से छोटी बच्ची थी और गाय लगातार उस पर हमला वार कर रही थी, उसके साथ जो गाय का बछड़ा था वो भी उस बच्ची पर हमला कर रहा था। तो कहीं ना कहीं एक डरावनी तस्वीरें जरूर देखी जा रही है। लेकिन फरीदाबाद की बात की जाए चेतन, फरीदाबाद का जो प्रशासन है वो कैटल फ्री करने का दावा जो यहाँ पर करता है कागजों में, क्योंकि 2015-16 में जो है इस फरीदाबाद को कैटल फ्री का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। चाहे वो जो जिस तरीके से कैटल फ्री का दर्जा यहाँ पर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज की बात की जाए तो जो है पूरे फरीदाबाद शहर की, तो पूरे फरीदाबाद शहर में लगभग लाखों की संख्याओं में जो है आवारा पशु रोड पर देखे जा सकते हैं। चाहे वो हाईवे, नेशनल हाईवे की बात की जाए, चाहे वो कॉलोनियों की बात की जाए, सेक्टरों की बात की जाए, यहाँ तक कि क्षेत्र में आपको बता दूं अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इनका आतंक देखने को मिल रहा है। क्योंकि लगातार जो तस्वीरें है वो सामने आती रहती है। क्योंकि कई बार तो जो आपस में जो है पशु लड़ जाते हैं, आवारा जो सांड होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो नुकसान है, जो जनता नहीं, तो क्या मोनू ऐसी तस्वीरें जो हैं वो प्रशासन को दिखाई नहीं देती हैं? क्योंकि ये पहला मामला तो है नहीं, इससे पहले भी कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। और इस तरीके से बच्ची को उठाकर पटकना, घायल करना, ये किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है अगर इस तरीके के हालात रहे तो। जी बिल्कुल, मैं चेतन, हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने छोटे बच्चों को स्कूल के लिए अकेला ना भेजें, क्योंकि आवारा पशु फरीदाबाद में काफी देखे जा सकते हैं। और उसके साथ ही जिस तरीके से जो हमला किया, तो कहीं ना कहीं जो आड़ पड़ोस के जो लोग हैं वो लगातार कंटिन्यू उस गाय पर जो ईंटें और डंडों से जब हमला करा, तो कहीं ना कहीं गाय जब उसके बाद भागी। और बच्ची की अभी हालत की बात की जाए तो हालत अभी फिलहाल ठीक है उस बच्ची की, लेकिन जिस तरीके से हमला किया, अगर कुछ चंद मिनट और रुक जाते तो कहीं ना कहीं वो गाय जो है बच्ची की जान ले ली थी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पर जो आवारा पशुओं का आतंक यहाँ पर देखा जा सकता है, फरीदाबाद में लगातार बढ़ता जा रहा है। जी चेतन। जी बिल्कुल, सही कहा आपने। अगर प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है तो हम ही यही कह देते हैं कि आप अपने बच्चों को अकेला बाहर ना भेजिए, उनका ख्याल रखें, क्योंकि प्रशासन तो आंख मूंद कर बैठा हुआ है। जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, कई केसेस लगातार उनके पास पहुंचते होंगे, उसके बावजूद कोई भी काम नहीं हो रहा। बिल्कुल, तमाम यहाँ पर जो है जो शिकायतों की जो अखबार की बात की जाए चेतन, इसको लेकर के कहीं ना कहीं ग्रामीण जो है यानी ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए या शहरवासियों की बात की जाए तो लगातार नगर निगम में कई बार, हजारों बार जो है कंप्लेन यहाँ पर की जाती है आवारा पशुओं को लेकर के। तो कहीं ना कहीं जो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो बिल्कुल नींद में, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आवारा पशु है उनका आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसी का यही आग्रह किया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से भी चेतन, कि सभी लोग जो है अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ करके आए, वहां से बच्चों को लेकर के आए, क्योंकि जो सरकार के जो नुमाइंदे अधिकारी हैं वो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। उनको आवारा पशु बिल्कुल भी रोड पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनता का इस जो हालात है, जो पशुओं के आतंक से लगातार जूझना पड़ रहा है। नहीं बिल्कुल मोनू जी, मैं ये भी चाहूंगा कि आप नगर निगम या फिर जो भी विभाग है जो ये सब काम करता है, प्रशासन जो भी है, अगर उसके नुमाइंदे से आपकी बात हो तो उन तक ये बात पहुंचाएं, और नहीं पहुंची हो तो बताएं कि किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आप कागजों पे अगर दिखाते हैं कि कैटल फ्री जो जिला है वो बना दिया गया है या उसकी कोशिश जारी है, तो ये कोशिश जारी है। चेतन, इसी को देखते हुए जो तमाम जिस तरीके से लगातार ये तस्वीरें जो फरीदाबाद में फैली है, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष के नेता, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की बात हो, कांग्रेस की बात हो, तो तमाम नेता जो है इस बात को बार बार वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं जो है ऑफ द रिकॉर्ड कई बार बात हुई है उनसे, तो वो यही कहते कि जो सरकार की जो कैटल फ्री का दावा जरूर यहाँ पर करते, क्योंकि 2015-16 में जो है इसको कैटल फ्री कर दिया था। लेकिन कैटल फ्री करने के बावजूद भी इस तरीके के आवारा पशु कहां से आए, रोड पर कैसे आए, इसको लेकर के, हालातों को लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी और कहीं ना कहीं जो जिला जो अधिकारी हैं उन पर कहीं ना कहीं इस तरीके का जो जुबानी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल, सवाल खड़े होते हैं और सवाल खड़े होना लाजमी भी है। ठीक है मोनू, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast.